Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य जनमंथन के YouTube चैनल में। यह YouTube चैनल UGC नेट JRF और हिंदी साहित्य से संबंधित है। हम आशा करते हैं कि इस चैनल के माध्यम से या यूँ कहें कि हमारी वीडियो के माध्यम से आपको परीक्षाओं में मदद मिलेगी। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम कमलेश है। मेरा JRF दिसंबर 2018 में 66.67% के साथ उत्तीर्ण हुआ है और इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय की शोध छात्रा हूँ। तो आज से हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास पर चर्चा करेंगे। यह इतिहास सन 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। आगे चलकर 1940 में स्वतंत्र रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। चलिए, तो अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रथम संस्करण के वक्तव्य पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने से पूर्व लिखित साहित्य को कविवृत्त संग्रह की संज्ञा दी, जिसमें कविवृत्त संग्रह जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं शिव सिंह सरोज का 1883 ईस्वी में जो शिव सिंह सरोज लिखा गया था, इसके बाद मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1889 ईस्वी में। तीसरे नंबर पे आता है मिश्र बंधु विनोद, जो कि 1913 ईस्वी में लिखा गया। इसके 3 भाग थे। शुक्ल जी ने इन तीनों इतिहास थे, इन्हें कविवृत्त संग्रह की संज्ञा दी। अब मैं आपको बता दूं कि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में जो हम प्रथम संस्करण का वक्तव्य पढ़ रहे हैं, इसमें जो मुख्य बिंदु आचार्य शुक्ल जी ने जो सुझाए हैं, मैंने इनके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो मैं बस यही पढ़ती चलूँगी। आशा है आपको मदद मिलेगी। सन 1900 से नागरी प्रचारणी सभा ने सरकार की आर्थिक सहायता से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और 1911 तक की खोज की 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के ग्रंथों का पता लगाया। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंदकर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी जो नेट का पेपर हुआ है दिसंबर 2020 में, जो 13 नवंबर को हुआ था, उसमें ये कोटेशन पूछी गई थी कि ये कोटेशन किसकी है। तो ये कोटेशन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। तो इसमें मुझे आशा है कि आपको मदद मिलेगी। ऐसी ही अन्य कोटेशनें आएंगी, तो आप इसे देख सकते हैं। परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था, जिसे हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया। अब शुक्ल जी ने अपने प्रथम संस्करण के वक्तव्य में यह स्वीकार किया कि पुस्तक पद्धति क्या है। इसमें पुस्तक पद्धति अनुसरण की गई है। पहली है काल विभाग। शुक्ल जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी, वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के आधार पर किया गया। काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। दूसरा है ग्रंथों की प्रसिद्धि। जैसे कि आप पहला देखते हैं काल विभाग और दूसरा है ग्रंथों की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोनों में पड़ी मिल जाया करें। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता दूं कि पहले पे हमने देखा काल विभाग। शुक्ल जी कहते हैं कि काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है, और इसका दूसरा उदाहरण है ग्रंथों की प्रसिद्धि। यहाँ कह रहे हैं कि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। ऐसे प्रश्न हम
तर्क स्थापना में भी देख सकते हैं कि वहाँ पे तर्क काल विभाग से दिया गया है और इसकी स्थापना प्रसिद्धि से दे दी गई है। तो ऐसे आपको मिलेंगे यहाँ पे उदाहरण जिनसे आपको सहायता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल का नाम शुक्ल जी ने वीरगाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा यानी बोलचाल की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। इसके आगे शुक्ल जी ने साहित्यिक पुस्तकें दी हैं जो केवल 4 हैं। ये चारों जो हैं वो साहित्यिक पुस्तकें हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। और देश भाषा की जो हैं वो 8 पुस्तकें हैं, खुमान रासो, विसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का नामकरण और लक्षण निरूपण हो सकता है। इनमें अंतिम 2 तथा विसलदेव रासो को छोड़कर से सब ग्रंथ वीर गाथात्मक है, अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। इसके बाद हम चलते हैं, शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं के आदिकाल, जो मिश्र बंधुओं ने जिन पुस्तकों की चर्चा की है अपने में, इनके शुक्ल जी के अलावा वो ये 10 पुस्तकें हैं। भगवत गीता, वृद्ध नवकार, वर्तमान, संवत्सार, पत्तली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रासा, रेवतगिरी रासा, नेमिनाथ चौपई, उवेश माला यानी उपदेश माला। शुक्ल जी ने इन्हें अपनी पुस्तक में क्यों नहीं लिया? इसका कारण ये है कि ये जो दोनों हैं 3 और 4 ये नोटिस मात्र हैं, और ये पत्तली है वो नंद के ज्योनार का वर्णन है, और ये वाली जो रेवतगिरी रासा है गुजरात के रेवत पर्वत का वर्णन है। ये दोनों साहित्यिक पुस्तक हैं, वर्णनात्मक है लेकिन ये, और जो दूसरी है 7वीं है, 9वीं है और 10वीं है, ये जैन धर्म निरूपण की पुस्तकें हैं। इसीलिए शुक्ल जी ने इन्हें वीर गाथा काल में स्थान नहीं दिया है। एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल का विभाग निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। सगुण धारा राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। मुझे यानी शुक्ल जी को किसी काल विस्तार को लेकर यों ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण न बताए जाएंगे तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं। रीतिकाल के संबंध में शुक्ल जी ने अपने रीतिकाल के संबंध में शुक्ल जी ने यहाँ 2 बातें कही हैं वक्तव्य में। पहली, इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। दूसरी बात जो कही उन्होंने कि जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए, इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी है, इससे इसका रूप जो मैं रखना चाहता था वह भी इसे पूरा नहीं प्राप्त हो सका है। इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था, इससे आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया है। हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से सन 1929 जनवरी में निकल चुका है। अब शुक्ल जी ने इसमें पुस्तकाकार संस्करण में जो बातें बढ़ाई गई उनका यहाँ जिक्र किया है कि आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गईं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। अब देखिए यहाँ पे शुक्ल जी ने अपने ही वक्तव्य में कहा है कि अपभ्रंश की रचनाएं आदिकाल के अंदर ली हैं,
इसका कारण ये है कि भाषा काव्य के अंतर्गत ये आती हैं। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को थोड़ा और पल्लवित कर दिया। अब शुक्ल जी ने स्वीकार किया है कि उन्हें सामग्री में जो सहायता मिली वो कहाँ से मिली। पहला, मिश्र बंधु विनोद से, दूसरा हिंदी कोविद रत्नमाला, तीसरा कविता कौमुदी और चौथा ब्रज माधुरी सार। और आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय कठिनता को जो दूर किया वो उनके पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ने। तो यहाँ ये प्रथम संस्करण की भूमिका समाप्त होती है और इसी के साथ हम संशोधित और परिवर्धित संस्करण की भूमिका के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि शुक्ल ने 2 बातें इसमें दी हैं कि आदिकाल के भीतर वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन है, जिसमें कबीर द्वारा प्रवर्तित संत मत के प्रचार के लिए उन्होंने रास्ता तैयार किया था। इसीलिए उन्होंने वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपराओं का विस्तार दिया है। दूसरा उद्देश्य यह स्पष्ट करने के लिए कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई नई धारा नहीं मानी जा सकती। यानी शुक्ल जी जो हैं वो सिद्ध और योगियों की रचनाओं को साहित्य की कोटि में नहीं मानते। उनका उद्देश्य केवल ये दिखाने के लिए था कि कबीर द्वारा जो प्रवर्तित संत मत है उसके लिए इन्होंने सिद्धों ने और नाथों ने रास्ता तैयार किया था। भक्तिकाल के संदर्भ में स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से विचार किया है। रीतिकाल के संदर्भ में सामान्य परिचय में हिंदी के अलंकार ग्रंथों की परंपरा के उद्गम और विकास को कुछ विस्तार के साथ दिखाया गया। आधुनिक काल में खड़ी बोली के गद्य का इतिहास एक नए रूप में सामने लाया गया है। हिंदी के मार्ग में जो जो विलक्षण बाधाएं पड़ी हैं उनका भी सविस्तार उल्लेख है। पिछले संस्करणों में वर्तमान अर्थात आजकल चलते हुए साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों का संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया था। इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का अब तक आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे यहाँ तक कि शुक्ल जी ने अपने इतिहास के संदर्भ में आपको संशोधित और परिवर्तित जो संस्करण है उसके संदर्भ में बातें कही और प्रथम संस्करण के वक्तव्य में भी इतिहास पद्धति की क्या अनुसरण था, इतिहास पद्धति कैसी ली उन्होंने, इसके बारे में बताया। मैं चाहती तो सीधे सीधे इतिहास से शुरू कर सकती थी, आदिकाल से, जो उन्होंने प्रकरणों में बांटा। अब अगली वीडियो में हम काल विभाग और